Hello everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbi. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कल अपने यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत 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 ऑल दी बेस्ट। भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और ये साल 2021 जाते जाते आप लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट की सौगात देकर जाए। तो पहले हम थोड़ा सा कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल यानी कि 3 PM पर हम आपके यूपी टेट के एग्जाम को डिस्कस करेंगे, मतलब उसमें मैथ्स प्लस पेडागोजी पूरा का पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो आपका मैथ्स का सेक्शन होगा। ओके, इसी वक्त मंडे और ट्यूसडे हम आपको ऑफ रखेंगे क्योंकि मंडे को आप थोड़ा एग्जाम की थकावट उतार लेंगे और ट्यूसडे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि अभी तक हमने जितनी भी पेडागोजी पढ़ी है, जितना भी कुछ पढ़ा है, वो आप पूरा का पूरा रिवाइज कर ले, क्योंकि हम वेडनेसडे से हम डेली एक एक पेपर जो है, मतलब 2000 जैसे जनवरी 2021 में हुआ था आपका लास्ट पेपर, तो जनवरी 2021 में मैथ्स की पेडागोजी के सेक्शन 15 क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे पेपर 1 के पेपर 2 के। और टुवर्ड्स द एंड यानी कि आपके 15 दिसंबर से आपके सीटेट के एग्जाम शुरू है, तो हम 12 या 13 इसी दिन से हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन पे आ जाएंगे। ओके, तो जनवरी 21 से लेकर हम पीछे की साइड जाएंगे, आपके 2011 तक के एग्जाम में जितना मैक्सिमम हम हो पाएगा वो सारा कवर कर लेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस, इसमें आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15+10 है ना, 15+10 आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम डेली के या तो 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर थोड़ा सा बायफिकेट कर लेंगे जिस हिसाब से, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, जैसे क्या होता है, हमने अपनी पूरी पेडागोजी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ा हो, लेकिन है ना स्टिल कभी कभी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रह जाते हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप लोगों के सामने एकदम से वो वर्ड आ जाए आपके पेपर में और फिर आपको ऐसा लगे नहीं यार ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो ताकि ना जब हम पिछले क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे तो आपके वो वाले टर्म्स भी हम साथ साथ क्लियर करेंगे। जैसे आज के पेपर में भी एक छोटा सा टर्म है, एक छोटा सा टीचिंग लर्निंग एड है जो सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, लेकिन दोबारा ना आ जाए इसलिए मैंने उसे अभी के अभी भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेंगे और 12-13 दिसंबर के करीब हम एक मैराथन लगाएंगे जिसमें हम जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। अपने पेडागोजी को हम इस हद तक कंप्लीट करेंगे कि जो आपके 25 नंबर है या 15+10 नंबर, मतलब कि जो पेपर 1 दे रहे हैं उनके 15 और जो पेपर 2 दे रहे हैं उनके 10, वो कहीं भी अधूरे ना रह जाए। आपको ये कम से कम ये आपके नंबर पूरे फिट हो, पूरे आपके पक्के हो। ओके, तो चलते हैं फिर आज की क्लास पे। आज मैं आपके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल के पेपर 1 के PYQs लेकर आई हूँ। ये पिछले पूछे जा चुके हैं तो इसे मिस नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको नई सीखने को मिल जाए, तो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं रहना है, ढील नहीं छोड़नी है। ओके, सो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज भी वही 15 क्वेश्चन है आपके, फिर आपके आंसर की है। ओके, तो चलिए फिर जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपना काम। आपके पास पहला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर्स, से 0.3 into 0.2 is equal to 0.06। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। देखो, अब आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ रखा है, अबैकस, नंबर चार्ट और नंबर कार्ड एक जैसे होते हैं। अगर आप चार्ट है पूरा पूरा बड़ा ऐसा चार्ट है, उसमें ऐसे नंबर दिए हुए हैं आपके 1 2 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये नंबर चार्ट है। अगर आपने एक एक कॉलम को, एक एक कार्ड को ऐसे काट लिया और अलग अलग कर दिया तो ये नंबर कार्ड्स हो जाएंगे। तो आप ये दोनों चीजें समझ चुके हैं। ग्राफ पेपर है, डायनेस ब्लॉक्स है, इन सब के बारे में आप कल पढ़ चुके हैं। तो अब आप खुद बताइए कि डेसिमल के गुणन को आप कैसे करेंगे, दशमलव के गुणन को आप कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेसिमल्स। देखो, डायनेस ब्लॉक्स मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है। हमने नेपियर रॉड्स भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो एंशिएंट कैलकुलेटर होता है, क्या होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर
आप लोगों को नहीं पता तो आप नहीं बता सकते कि ग्राफ पेपर होता है एक्चुअली डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का सोर्स, कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आप ग्राफ पेपर के थ्रू समझा सकते हैं। अब आके इसमें तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू समझा सकते हैं, नंबर चार्ट में भी सेम इतना ही बता सकते हैं, डायनेस ब्लॉक्स भी आपको याद होंगे किस हिसाब से होते हैं। तो ग्राफ पेपर एक ऐसी चीज है जिसमें आप गुणनफल सिखा सकते हैं बच्चों को। ओके, तो आपका आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following teaching learning material TLM is best suited to explain 1 by 10 is greater than 1 by 100 to class 4 students। अब आपने क्या है, अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाना है कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा है, तो आप कैसे समझाओगे। फिर से वही डायनेस ब्लॉक्स आपको पता है क्या होते हैं, संख्या चार्ट आपको पता है, अबैकस पता है, और 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। ये जो 10x10 वर्गीकृत ग्रिड है ना, ये बेसिकली ग्राफ पेपर की तरह है, मतलब इसमें 10 रोज है और 10 कॉलम्स है और इस तरीके की ग्रिड बनी हुई है। अब आपको बताना है बच्चों को कि आप इसके थ्रू कैसे समझाएंगे। देखो डायनेस ब्लॉक्स में फिर वही बात है, फ्रैक्शंस का कोई रोल नहीं होता, संख्या चार्ट में भी नहीं होता, और अबैकस में भी फ्रैक्शंस आप नहीं समझा सकते। लेकिन ये वर्गीकृत ग्रिड यानी कि ग्राफ से आप फ्रैक्शन समझा सकते हैं। अगर आप डेसिमल पढ़ा सकते हो तो फ्रैक्शन बहुत आराम से समझा सकते हैं। देखो कैसे, आपकी एक ऐसी ग्रिड है पूरी प्रॉपर, एक कुछ इस तरीके से आपकी ग्रिड है। इसमें आपको पता है 10x10 का क्या मतलब है कि 10 आपके रोज है, 10 आपके कॉलम्स है। इसका मतलब आपके पूरे जो ये स्क्वायर्स है, ये वाले जो स्क्वायर्स है, ये पूरे 100 है, इतना तो पता है आप लोगों को। अब इसमें क्या होगा, टीचर क्या करेगा, अगर 1/100 का क्या मतलब है, एक ब्लॉक, और 1/10 का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10 ब्लॉक्स, पूरे 10 ब्लॉक्स। तो आप बच्चे को दिखाएंगे, आप बच्चे को दिखाएंगे कि 100 का एक पार्ट, मतलब इस पूरे का अगर हम 100 पीसेस कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट, और अगर हम पूरे के सिर्फ 10 पीसेस कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट, इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है, उसी से बच्चा समझ पाएगा ना कि 1/10 जो है वो 1/100 से बहुत बड़ा है। तो यही आपका आंसर है 10x10 वर्गीकृत ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a teacher of class 2nd asked her students to write 4 ones and 3 tens. Some students write as 43 instead of 34। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे। देखो, अब हमें ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिसमें कोई भ्रम ना हो। Always teach by column method of tens and ones to avoid confusion. Give a lot of questions to practice in column method. स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। Ask the student to represent on abacus and then write. विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगी। Tell them it is wrong and ask them to write the correct answer 5 times. उन्हें बताएंगी कि ये गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। देखो, हमने बता दिया बच्चे को गलत है और उसको 5 बार लिखने के लिए कहा। इससे हम क्या कर रहे हैं, ये इफेक्टिव हो सकता है लेकिन कुछ और चीजों में, मैथ्स में नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो रोट लर्निंग, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है, ये एक तरीके की पनिशमेंट हो जाएगी बच्चे के लिए जिसमें वो कुछ सीखेगा नहीं, वो बस अपना काम खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इसे तो हम सीधा सीधा काट देंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे होता है कि जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसे काट दो। उसके बाद दूसरी चीजें देखिए, ऑलवेज टीच बाय कॉलम मेथड्स ऑफ टेंस एंड वंस टू अवॉइड कंफ्यूजन। कॉलम मेथड ऐसा होता है कि हम इसमें यहाँ पे टेंस, यहाँ पे वंस लिखते हैं, फिर अगर 4 इकाई 4 वंस की बात की तो 4, और अगर 3 दहाई 3 टेंस की बात करिए तो 3, इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन ये ना बहुत छोटे बच्चों के लिए होता है, सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। और दूसरी बात, आप खुद सोचो, अगर आप इस बच्चों को ऐसे ही लिखवाते रहोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को यही आदत पड़ जाएगी। उन्होंने खुद करके कहाँ सीखा, उन्होंने जो टीचर ने लिखा बोर्ड पे उन्होंने वो टेप लिया। हमें ऐसा नहीं करना है, तो ये गलत हो गया। तो उसके बाद दूसरा है, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देंगी। आप दे दो, बच्चे फिर वही रट के ले आएंगे। इसी तरीके का हो जाएगा कि 5 बार लिखने के लिए कहेंगी, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन अबैकस, गिन तारा पे जब बच्चे खुद से परफॉर्म करेंगे और फिर सीखेंगे
तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूरा करेंगी लर्निंग बाय डूइंग का, कि बच्चे खुद करके सीखे और उन्हें वो बेटर समझ में आएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वही करेक्ट है। आस्क द स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट ऑन द अबैकस एंड देन राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बात करें प्रतिचित्रण मैपिंग की। याद कीजिए मैंने आपको कंसेप्ट मैपिंग पढ़ाया था क्लास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान देना है, नॉट ट्रू लिखा हुआ है। अगर नॉट ट्रू कभी कभी हाईलाइटेड होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता, तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि गणित में प्रतिचित्रण के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला तो मैपिंग स्ट्रेंथेन्स स्पेशियल थिंकिंग। प्रतिचित्रण स्थानिक चित्रण को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था प्रतिचित्रण क्या होता है कि एक तो हमने देखो ऐसे ये एक मैप बनाए थे कि ऐसे ऐसे, कल भी देखा था, परसों भी देखा था कि कुछ ऐसे मैप्स हो जाते हैं। तो ये होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और एक हो जाता है, एक आपका इस तरीके का भी मैप होता है ना, एक सर्कल होता है, इसकी इस तरफ सर्कल, फिर इधर सर्कल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है। ये क्या, ये ऑफ कोर्स सी बात है, स्पेशल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। जब मैंने ये कंसेप्ट कराया था तब मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आप खुद सोच के देखो, इसके अंदर आता है, इसके नीचे आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसके पार्ट्स है। लेकिन ये हमारी स्पेशल थिंकिंग स्थानिक चित्रण को बढ़ा देती है। प्रोमोट्स प्रोपोर्शनल रीजनिंग, बिल्कुल अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करती है। आपको पता होता है कौन किसके इक्वल है, कौन सी चीज किसके बराबर है, कौन सी चीज किसके अंडर आ रही है। ये एक तरीके का अनुपातिक विवेचन ही है। मैपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अगर गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं होता तो जब हमने नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था तो मैं वहां नहीं बना सकती थी। कल जब हमने टीएलएम या टीचिंग एड्स पढ़े थे तो उसमें भी मैंने जब आपको वो चार्ट बना के दिखाया था कि टीचिंग मेथड्स, फिर उसके 2 पार्ट्स है, सेंस बेस्ड और टेक्निक बेस्ड, फिर उसके नीचे उसके भी सब पार्ट्स है, तो वो मैं नहीं बना पाती। तो यही गलत है। लेकिन स्टिल आप डी पार्ट बढ़े बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है, सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा होता नॉट ट्रू, अगर सिर्फ आपने पढ़ा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर आप सिर्फ ये पढ़ते तो आप अगर सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते ना, आपको एहसास ही नहीं होता कि सी पार्ट सबसे अलग है ना कि ए। सबसे पहले आप पहला पार्ट देखते हैं और उसको राइट करके आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप डी पार्ट भी पढ़ेंगे कि मैपिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इन मेनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही बात है कि मैपिंग जो है प्रतिचित्रण गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ना, हमने जब प्रॉपर मैथ्स कंसेप्ट पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था, तब हमने वहां भी इसको बिल्कुल इंटीग्रेट कर दिया था। फिर उसके बाद कल जब हम पेडागोजी पढ़ रहे थे हमने उसे वहां भी इंटीग्रेट कर दिया। तो दिख गया ना आपको कि कैसे विभिन्न विषयों में हम इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। तो आपका आंसर है सी, यही आपका आंसर है। इसका आंसर होगा सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटिव टूल्स, मैनिपुलेटिव कह लीजिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कह लीजिए, एक ही बात है, इज रिक्वायर्ड टू डेवलप ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। बीड स्ट्रिंग्स, मोतियों की माला, आप देख सकते हैं मोतियों की ऐसे माला है, बच्चा उसमें क्या क्या सीख सकता है। उसमें बच्चा बायफिकेट कर सकता है, दो के पेयर बना सकता है, एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, काउंटिंग सीख सकता है, लेकिन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन नहीं सीख पाएगा उससे। बिंदु शीट यानी डॉट पेपर, ये क्या होता है, ग्राफ की तरह होता है। ग्राफ में तो प्रॉपर लाइंस होती है, इसमें ना इक्वल डिस्टेंस पे डॉट्स होती है, ऐसे ये इस तरीके के ऐसे डॉट्स बना देती है और ये एक तरीके का ग्राफ पेपर जैसा ही दिखने लगता है। अबैकस में आपको मैंने पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री और रिफ्लेक्शन का कहीं कोई रोल नहीं है। 2 साइडेड काउंटर ये कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये 2 साइडेड काउंटर कैसे होते हैं, ये देखो, ये ऐसे ना चिप्स होते हैं छोटे छोटे, ये आप आगे पीछे से चिपक भी जाते हैं और इनको आप अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इनके आप अलग अलग टेसिलेशंस बना सकते हैं। टेसिलेशंस यानी कि चौपड़, ठीक है। इनसे आप पैटर्न बना सकते हैं। देखो ऐसे पैटर्न बना लिया आपने, ऐसा कुछ बना लिया, ऐसा बना लिया, ये बना लिया, और इस पर आप अलग अलग वैल्यूज असाइन करके इन पे एडिशन भी सीख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब होता है इसके अंदर। ओके, तो यही है आपका 2 साइडेड काउंटर। उसके बाद क्या है, तो अब आप खुद बताइए इन चारों में से आप किसके थ्रू
सममिति और परावर्तन सिखा सकते हैं, बिंदु शीट, डॉट पेपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्राफ पेपर के थ्रू आप सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिखा सकते हैं। याद कीजिए वो ऐसे एक स्क्वायर बना हुआ था, उसके बीच में एक लाइन थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग मोड़ देते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को पूरा कवर कर जाएगा। तो सिमेट्री और रिफ्लेक्शन एक दूसरे का ही पार्ट है, तो ये चीजें आपको उस बच्चे को अच्छे से समझा पाएंगे। तो वही डॉट पेपर पे होगा, लेकिन बाकी और बाकी तीन चीजों पे ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपका आंसर होगा बी पार्ट। क्वेश्चन 5 का आंसर है डॉट पेपर। क्वेश्चन नंबर 6, द मैथमेटिकल्स गेम्स एंड पजल हेल्प इन, गणितीय खेल और पहेलियां कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता? आप खुद सोचो, एक बच्चा है वो मैथ से डर रहा है, भाग रहा है, लेकिन अगर हम उसे कहे चलो तू डर मत, हम ना एक काम करते हैं, आज हम पढ़ते नहीं, आज हम खेलते हैं, बच्चा एकदम खुश हो जाएगा। फिर जब आप उसे मैथ्स के ऐसी गेम्स खिलाएंगे तो बच्चे का डर धीरे धीरे खत्म होगा, उसको मैथ समझ में आएगी, तो बच्चे का ऑफकोर्स पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होगी। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। बिल्कुल, ये जो खेल और पहेलियां होती है ये आपकी एवरीडे लाइफ से ही रिलेटेड होती है, और अगर हम इसमें गणितीय खेल और पहेलियां बना देंगे तो एवरीडे लाइफ से सीधा सीधा जोड़ देंगे मैथ्स को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, बिल्कुल एंजॉय तो करोगे ना जब आप खेल कर सीखोगे, और अगर एंजॉय करके सीखोगे, अगर आप मसल आनंददायक तरीके से सीखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा रिटेन कर पाएंगे। प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रोमोटिंग समस्या समाधान के कौशल में, अगर आपके सामने खेल है, पहेलियां हैं, तो आप उनके आंसर ढूंढ रहे हैं, तो आप एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके चारों बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये चारों जिसमें हो, यानी कि ख पार्ट, बी पार्ट। ओके। 7th क्वेश्चन, a given rectangle and parallelogram have the same area, however many class 4 students respond that parallelogram has larger area. How can a teacher help the students to understand that their areas are same? एक नीचे दिए हुए आयतन और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल अधिक बताया बच्चों ने। तो शिक्षक बच्चों को, आप टीचर है तो आप कैसे समझाएंगे कि बेटा ये दोनों सेम ही चीज है? कैसे समझाएंगे कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो सेम है? पेपर फोल्डिंग, आप पेपर को फोल्ड कर दीजिए। अगर आपने पेपर को फोल्ड किया तो एक तरीके से वो 2D बन जाएगा, तो जो आपने ब्लैक बोर्ड पे बनाया वही चीज बन जाएगी, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। यूजिंग स्केल, स्केल से आप परिमाप, पेरीमीटर तो समझा सकते हैं लेकिन एरिया नहीं समझा सकते। जियो बोर्ड में बच्चा एक कील से दूसरी कील की तरफ इस तरीके से अपना फिगर तो बना लेगा, लेकिन फिर वही बात, वो एक 2D फिगर बन जाएगी, बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन ग्राफ पेपर के थ्रू बच्चा समझ पाएगा क्षेत्रफल का कंसेप्ट। ये मैंने आपको बताया भी था, और अभी आप फिर से देख लीजिए कि देखो, एक उसने रेक्टेंगल बनाया, एक बच्चे ने इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, इसके अंदर जो ग्राफ पेपर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स है, बड़े बड़े स्क्वायर्स है, उनको गिन लेगा, इधर वो इस वाले के अंदर गिन लेगा, और जब वो देखेगा कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स वो इक्वल है, यूनिट इक्वल है, तो बच्चा समझ जाएगा कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो आंसर आएगा ग्राफ पेपर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जियो बोर्ड इज एन इफेक्टिव टूल टू टीच। इसके ना, ये सबसे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, अगर तो आपका क्वेश्चन ऐसा होता ABCD इस तरीके से अगर ये दिए होते और फिर इसमें आपसे बात की जाती कि आप लोगों को इनमें से एक बताना है, तो आप शायद बता सकते थे, लेकिन अब इसमें ना ABCD नहीं दी हुई, इसमें से आपको इनमें से ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब इसमें आप इन ऑप्शन में से कैसे चूज करेंगे? देखो, जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन हो कि उसके चारों देखो पॉइंट्स, देखो कि डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स, ये भी सही था क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था। कंसेप्ट्स ऑफ सिमेट्री, हमने ये भी थोड़ा बहुत जान लिया था। बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, रेज, लाइंस, एंगल्स, ये हमने ऑलमोस्ट उसमें, ऑल्दो हमने उसमें कवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी ऐसा समझाया जा सकता है कुछ हद तक, बहुत छोटे से लेवल तक, लेकिन समझाया जा सकता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। अब आपको ये पता लगाना है, समझाए तो ये चारों चीजें जा सकती है जियो बोर्ड से, लेकिन मेनली हम किस पे फोकस करते हैं?
मेनली हम फोकस करते हैं ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं पर, क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाएगा तो फिर 2D 3D भी समझा देंगे, सिमेट्री भी समझा देंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, लाइंस, एंगल्स और रेज वगैरह भी समझा देंगे। लेकिन ये ही मेन है, तो आपका आंसर इसमें डी होगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वही कि इसमें से कौन सा ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है लेकिन उनका एरिया सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, एक ये ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने आपसे कहा इसका 6 लेंथ है और 4 ब्रेथ है, मतलब 6 लंबाई है और 4 चौड़ाई है, उसकी 8 लंबाई है और 3 चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 24, इसका भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, टीचर ने लिखा है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको बिना सूत्र का प्रयोग करे बच्चों को ये समझाना है कि दो अलग अलग डायमेंशन, जिनके दो अलग अलग क्या कहते हैं विभिन्न आयाम हो, उसका उन आयतों का क्षेत्रफल भी समान हो सकता है। कैसे समझाएंगे, फिर से वही बात, स्केल से आप नहीं समझा सकते। मैंने आपको बताया था कि आप पेरीमीटर जरूर समझा सकते हैं स्केल से, लेकिन एरिया का कंसेप्ट आप स्केल से नहीं समझा सकते, तो एक कैंसिल हो गया। ग्राफ पेपर, अभी हमने सेम क्वेश्चन ऐसा पीछे किया था, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल वाला, तो ऑफ कोर्स ये समझा सकते हैं। बच्चा इसमें तो डायरेक्ट गिन लेगा कि इतने स्क्वायर्स है तो उसके हिसाब से उतने यूनिट्स उसके हो जाएंगे। थ्रेड और स्केल एक तरीके का सेम काम करेंगे, तो वो भी गलत हो जाएगा। टाइल्स क्या है, अगर आपके पास 1x1 स्क्वायर्स के टाइल्स है और आप इसमें लगाना शुरू करें, तो इसमें देखेंगे आप, इसमें भी 24 टाइल्स आएंगी, इसमें भी 24 टाइल्स आएंगी। हो सकता है आपके पास 2x2 की टाइल्स हो, तो आप उसमें भी देख लेंगे कि दोनों में इक्वल टाइल्स आएंगी। ठीक है ना, दोनों जगहों पे इक्वल टाइल्स आएंगे, तो हमें समझ जाएंगे दोनों का एरिया सेम है। तो आप देखिए बी और डी कौन से ऑप्शन में है, ओनली ए बी डी, ऑप्शन आपका बी पार्ट है। ओके, ऑप्शन है आपका बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि इसमें सिर्फ एक टॉपिक है, क्विज़नेयर रॉड्स। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा कल, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम भी इतना ज्यादा ऐसे नहीं कर सकते ना हर चीज। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हमारे सामने आता जाएगा आगे भी, वैसे वैसे हम उस टॉपिक को अपना पढ़ते जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चों को विभिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। भिन्न की संकल्पना यानी फ्रैक्शन की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्या अत्यंत उपयुक्त है। गिन तारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, अबैकस, जियो बोर्ड, नंबर चार्ट, क्विज़नेयर रॉड्स यानी कि क्विज़नेयर छड़े। गिन तारा में आप फ्रैक्शन नहीं पढ़ा सकते, जियो बोर्ड में आप फ्रैक्शन नहीं पढ़ा सकते, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए यूज होते हैं। संख्या चार्ट में आप फ्रैक्शन नहीं पढ़ा सकते, वो एक चार्ट है उसमें पूरे पूरे नंबर, होल नंबर्स लिखे हुए, आप उसमें फ्रैक्शन कैसे पढ़ाओगे। बाकी बचा क्विज़नेयर रॉड्स। मतलब अगर आप लोगों को नहीं भी पता है ना क्विज़नेयर रॉड्स क्या होती है, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों से आप फ्रैक्शन नहीं बढ़ा सकते, तो आंसर क्विज़नेयर रॉड्स होगा। लेकिन वैसे मैं आपको बता देती हूँ क्विज़नेयर रॉड्स कैसे होती है। देखो इसमें क्या है, अलग अलग कलर्स की ना अलग अलग लेंथ की रॉड्स होती है, जैसे व्हाइट कलर की 1 सेंटीमीटर की, रेड कलर की 2 सेंटीमीटर, ऐसे ग्रीन कलर की 3 सेंटीमीटर की। अब जैसे सपोज करो मैंने 9 वाली ले ली, ब्लू कलर की, 9 सेंटीमीटर वाली रॉड ले ली। ठीक है, उसके बाद मैंने एक 3 सेंटीमीटर की रॉड ली और एक 6 सेंटीमीटर की रॉड ली। तो बच्चों को मैं दिखा सकती हूँ इन्हें जोड़कर कि इन दोनों की लेंथ बराबर है। इसका मतलब ये इसका 1/3 पार्ट है, क्योंकि ये 1 2 और ये इसका 2/3 पार्ट है। तो इस तरीके से मैं बच्चों को किसी तरीके से फ्रैक्शन समझा सकती हूँ। तो क्विज़नेयर रॉड्स ऐसी होती हैं, आप देख लीजिए, ये इसके फिगर है और इसके थ्रू आप इस तरीके से भिन्न की संकल्पना यानी कि फ्रैक्शंस का कंसेप्ट समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following activities is most likely to develop spatial reasoning among students? आपको विभिन्न संकल्प क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। सॉल्विंग सुडोकू पजल, आपने सबने लोगों ने न्यूज़पेपर में सुडोकू पजल देखी होगी, किसी को आती भी होगी किसी को नहीं भी आती होगी सॉल्व करना, लेकिन एक चीज आपने जरूर देखी होगी कि उसके अंदर नंबर्स लिखने होते हैं। अब इसमें तो कोई किसी तरीके का आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अब यूज नहीं हो रही है,
इसमें बस आप देखते हैं, पैटर्न बनाते हैं कि एक बॉक्स में एक लाइन और एक रो और एक कॉलम में सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें एज सच कोई दिक् स्थान की समझ विकसित नहीं होती है, तो इसको आप हटा सकते हैं। आइडेंटिफाइंग टेसिलेशन फिगर, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, बिल्कुल। ड्रॉइंग बार ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा, ड्रॉइंग बार ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा नहीं हो सकता, लेकिन टेसिलेशन फिगर्स के बारे में आपने क्वेश्चन पहले भी किया है, याद कीजिए कि टेसिलेशन फिगर का क्या मतलब है कि फिगर्स होती हैं उसको वो अलग अलग तरीके से हम लगाते हैं, देखते हैं, अलग एक ही मतलब कुछ टाइल्स को यूज करके हमने पर्टिकुलर टाइल्स को यूज करके हमने एक फिगर बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, तो ये एक तरीके की हमारी स्पेशल रीजनिंग को बढ़ाती है। और ये क्वेश्चन भी था कि इसमें उल्टा था कि टेसिलेशन फिगर से आप कौन सी स्किल आपकी वो होती है, विकसित होती है, डेवलप होती है, तो स्पेशल रीजनिंग, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, लेकिन फिर भी हम बाकी देखेंगे। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, यानी कि बार ग्राफ्स बनाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन अ नंबर चार्ट नहीं है, जो मेन जिससे होता है ना, जिससे सब इसमें पूछा सर्वाधिक संभावना, सर्वाधिक संभावना ग्राफ से होती है। संख्या चार्ट में आप जब पहचानते हैं पैटर्न को तो उससे भी आपकी स्पेशल थिंकिंग डेवलप होती है, लेकिन मेनली होती है चौपड़ आकृतियों को पहचानने से। तो आइडेंटिफाइंग टेसिलेशन फिगर्स, इसका होगा बी पार्ट। 12th, the most appropriate tool to expose the students of class 2nd to plane figures is its vertices and edges। मतलब हमें क्या है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंब और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? जियो बोर्ड, नेट ऑफ 3D सॉलिड्स, क्यूब्स, ब्लैक बोर्ड सरफेस। देखो इसका क्या मतलब है कि प्लेन फिगर्स कौन सी होती है आपकी 2D फिगर्स की, ये आपका ट्रायंगल, ये आपका सर्कल, ये आपका स्क्वायर और ये आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है कि उसके लंब यानी कि एजेस, एजेस होते हैं ये लाइनें, और इनके कोण, इनके किनारे, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टिसेस होते हैं कोण, ये किनारे, ठीक है। इनके बारे में अगर बच्चों को, सेकंड क्लास के बच्चों को बताएं तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? जियो बोर्ड। या जियो बोर्ड से ना बच्चों को फिर भी थोड़ा टीचर के उसमें रखवाया है, मतलब टीचर की निगरानी में बच्चों को जियो बोर्ड के पास जाने दिया जाता है, क्योंकि उसमें कीले होती है ना, चोट लगने का डर होता है। लेकिन वैसे भी मतलब अगर पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो जियो बोर्ड में बच्चों को अगर थोड़ा जाने दिया जाए, थोड़ा बड़ा होने मतलब 3rd 4th के बाद जाने दिया जाता है, सेकंड क्लास में इतना नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जियो बोर्ड से ना आप नहीं समझा सकते, क्योंकि उसमें तो बच्चा सिर्फ फिगर बनाएगा, उसमें उसको ये अकल नहीं आएगी कि वर्टिसेस और एजेस क्या होते हैं, ठीक है। नेट ऑफ 3D सॉलिड्स, नेट ऑफ 3D सॉलिड्स क्या होते हैं? जैसे क्यूब है, तो क्यूब को जब खोलते हैं तो उसका कुछ इस तरीके की आकृति निकल के आती है ना आपके सामने, ये इस तरीके की आकृति निकल के आती है। तो ये आपको एक्चुअली नेट से काम नहीं चलेगा। बच्चे को हमें क्या बताना है? वर्टिसेस और एजेस के बारे में बताना है, प्लेन सरफेसेस की। अभी हम 3D सॉलिड्स तक पहुंचे ही नहीं है, तो उसके फिर नेट तक तो और भी बाद में पहुंचते हैं। ब्लैक बोर्ड सरफेस, अब मैं आपको यहाँ पे है, ये आप लोगों को समझा सकती हूँ क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हो, लेकिन छोटे बच्चों को आप इसमें नहीं समझा सकते। लेकिन एक अगर आप एक क्यूब उठा लो, आप लोगों ने देखा है वो ऐसे वाला होता है रूबिक्स क्यूब, ठीक है। अगर आप वो वाला क्यूब उठा लो, कोई और क्यूब उठा लो, तो आप बच्चे को दिखा सकते हो कि बेटा देखो, जो कोना चुभ रहा है ना उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, जो ये पूरी लाइन है इसे हम एज कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं, और किनारे क्या है? वो छोटे में चुभने वाली जगह। तो इससे एक्चुअली अब जो सबसे ज्यादा अच्छे से बच्चों को एज और वर्टेक्स के बारे में बता सकते हैं वो है क्यूब से, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। The concept of areas of plane figures can be introduced to the students of class 5th by, क्लास 5th के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? ये आपका सीटेट में भी आया हुआ है, ठीक है, और ये आपका यूपी टेट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। Measuring the area of any figure with the help of different objects like palm, leaf, pencil, etc. विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से आप किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापें। Calculating the area of rectangle by finding length and breadth of a rectangle and using formula for area of rectangle. आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए
और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। स्टेटिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ फिगर विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। आपको बच्चे को, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा है कि क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराना है। परिचित कराना है आपको, अभी उसको पूरा सब कुछ ही समझा देना, आपको सिर्फ उसको हल्का सा कंसेप्ट की नॉलेज देनी है। तो वो कैसे देंगे आप, देखो फिर वही बात, अगर आप इसमें यहाँ पे वो ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो पहली बात तो आयत और वर्ग का सीधा मैंने सूत्र बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, मुझे कोई मतलब नहीं उन्हें समझ आया कि नहीं आया, उन्होंने वो फॉर्मूला रट लिया और आगे उन्होंने क्वेश्चन निकाल लिया। तो क्या ये सही है? नहीं, तो ये गलत है। फिर से दोबारा ऊपर बी पार्ट में भी यही है, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय फाइंडिंग लेंथ एंड ब्रेथ, और उसके बाद उसके फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकाल लिया। ये परिचय नहीं हुआ, एक तरीके का मैंने आपको डिडक्टिव एनालिसिस डिडक्टिव मेथड से बता दिया कि आपको फॉर्मूला बता दिया, अब आप निकालते रहना जितने भी। ठीक है, तो ये मुझे पहले बताना है कि एरिया क्या है, उसके बाद ही तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, तो ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद ये दो रह गए, एक है इकाई वर्णों के गणन की सहायता से। आपको क्या करना है कि आपने ग्राफ पे बना के उसको काउंट करा, ठीक है आप वो करेंगे, लेकिन उसमें भी पहले आपको बताना तो पड़ेगा एरिया है क्या, कि किसी भी फिगर में चाहे वो कोई भी फिगर हो, उसके अंदर जो ये पोर्शन है जिसमें आप कलर कर सकते हैं, ये होता है एरिया। तो उसको आप कैसे बताएंगे कि आपने एक पर्टिकुलर एक फिगर ले ली, उसमें आपने बच्चों से कहा कि अपना हाथ रखो उसके ऊपर और देखो कि वो पूरा एरिया कितनी बार हाथ रखने में कवर हो रहा है, 2 बार 4 बार, किस तरीके से। तो वो आप एरिया इस तरीके से बच्चों को एक बार बता सकते हैं कि इसके अंदर की जो जगह है वो आप बताएंगे ए पार्ट से। आप हाथ नहीं, आप पत्तियां रख लीजिए, सेम साइज की पत्तियां लीजिए, उसमें रखिए, तो आप देखेंगे बच्चे की एक फिगर में 4 पत्तियां आ रही है, एक फिगर में 3 ही पत्तियों से वो कवर हो रहा है। तो बच्चा उस हिसाब से अपना यूनिट लगा लेगा कि इसका 3 यूनिट स्क्वायर एरिया है, उसका 2 यूनिट स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये जो एरिया आप ग्राफ पेपर के थ्रू या आप कह लीजिए यूनिट स्क्वायर्स के थ्रू काउंट करते हो ना, ये आपको तब समझ में आता है जब आपको एरिया का कंसेप्ट तो पता हो। ओके, now next question. A teacher uses the following riddle in a class while developing the concept base of 10 and place value. एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। पहेली क्या है? I am less than 8 tens and 4 ones. मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। तो ऐसा करके शिक्षक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? टू हैव सम फन इन क्लास एंड टू ब्रेक मोनोटनी। देखो ये फिर से वैसा वाला क्वेश्चन है कि अगर इसमें ABCD लिखा होता तो आप इसमें चूज करते कि कौन से सही है, कौन से गलत। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि अब आपको ये बताना है कि एक्चुअली मेन रीजन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचर का। तो मजा करना, एक सरता को तोड़ना, बिल्कुल ऐसा करता है टीचर, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे को जो वो समझाना चाह रहा है वो समझ में आए, उसको आधार 10 और स्थानीय मान के बारे में समझ में आए। टू reinforce द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। टू डू समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया था वो क्लास में ऐसे नहीं होती, वो प्रॉपर एंड में होती है। To introduce the concept of tens and ones to the students, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। यार परिचित, अब देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि समेटिव वाला तो आपका सबसे पहले गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया समेटिव असेसमेंट एंड में होता है। टीचर फन और मोनोटनी तोड़ने की और फन करने की क्लास में कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसका मेन रीजन ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब दूसरा है, देखो इसमें दोनों में कंसेप्ट 10 और प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेन क्या है? अगर टीचर ने ऐसी पहेली बोली है ना, तो इसका मतलब साफ है कि बच्चे को दहाई और इकाइयों के बारे में पता है। बच्चे को दहाई और इकाइयों के बारे में पता है, तो इसका मतलब वो बच्चों से को परिचित तो उससे बिल्कुल नहीं करा रहा। ओफो, न्यूज चल गई आपकी। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, बच्चों को परिचित तो बिल्कुल नहीं करा रहा इससे, हाँ लेकिन जो उनको ऑलरेडी पता है उसको दृढ़ कर रहा है, उनको उस कंसेप्ट को और पक्का कर रहा है, लेकिन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं कर रहा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, आंसर होगा बी पार्ट। सॉरी आप लोगों को बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ क्लिक होने की वजह से। आज का लास्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डिफाइन क्वाड्रिलेटरल इन डिफरेंट वेज। एक टीचर ने बच्चों से कहा कि जो कोई क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को आप अलग अलग तरीकों से डिफाइन कीजिए। किस तरीके से डिफाइन कीजिए, जैसे कि साइड्स के बारे में बताकर, उनके एंगल्स, उनके कोणों के बारे में बताकर, उनके डायगोनल्स के बारे में बताकर। तो इससे टीचर बेसिकली कौन सा उद्देश्य हासिल करना चाहता है, उसका टीचर का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या है। जैसे कि आपने स्क्वायर या चतुर्भुज का मतलब है जिसकी 4 साइड्स हो, तो जिससे आपने स्क्वायर लिया या आपने रोम्बस लिया, तो उसमें आप क्या कैसे देखते हैं कि इसमें सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, भुजाएं क्या है इसमें सब इक्वल होती है, चलो वो तो रोम्बस में भी होती है, लेकिन इसमें कोण इसमें 90 डिग्री होती है, इसमें 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज विकर्णों यानी कि डायगोनल्स के बारे में, तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल्स अलग अलग लेंथ के होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें क्या है ये अलग अलग कोणों पे काटते हैं और ये 90 डिग्री पे काटते हैं। तो बच्चों से यही कहा है, टीचर्स का मतलब ये सब कुछ पढ़ा चुका है, बच्चों से कहा है आप अपने हिसाब से मुझे डेफिनेशन बताओ। तो चाहे आप कुछ भी बताओ, लेकिन कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी डिफाइन करो। तो इससे क्या होगा, बच्चों को विभिन्न परिभाषाएं खोजने में विद्यार्थियों की सहायता कर रही है टीचर। क्या टीचर ऐसे चाहती है, हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेटर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना चाहता है। हेल्प द स्टूडेंट टू मेमोराइज ऑल डेफिनेशंस बाय हार्ट। सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। हेल्प द स्टूडेंट टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ऑन डेफिनेशंस। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। आप खुद सोचना पहले कि इसमें मैंने कहा टीचर सब कुछ पढ़ा चुका है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ आप नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे बच्चों को, लेकिन इसके थ्रू टीचर करना क्या चाहेगा, देखो हेल्प द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर वेरियस डेफिनेशंस। टीचर का ना कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि बच्चों को या तो सारी डेफिनेशन रटवा दी जाए, उन्हें बता दी जाए। टीचर का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि बच्चे के अलग अलग नजरिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव को विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। तो विभिन्न परिभाषा खोजना टीचर का कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और अगर आप लोग भी टीचर बनते हैं आपका ये नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद वही वाली बात है, टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेटर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वही वाली बात है, अलग अलग परिप्रेक्ष्यों, अलग अलग नजरियों से समझने में चतुर्भुज के बारे में ये टीचर की सहायता करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इसे आप मार्क कर लीजिए, नेक्स्ट देखेंगे। हेल्प द स्टूडेंट टू मेमोराइज ऑल डेफिनेशंस बाय हार्ट। सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करना। फिर वही बात, रटने की प्रवृत्ति को टीचर कभी भी बढ़ावा नहीं देगा, चाहे वो कैसा ही सब्जेक्ट, और मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते ना हम, तो ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ऑन डेफिनेशन। हमारा कभी भी ये उद्देश्य होता ही नहीं है कि हम बच्चों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लें या उनको सिर्फ कंसेप्ट रटवा दें। हमारा उद्देश्य हमेशा ये होता है कि बच्चे उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाए। उनसे सिर्फ पेपर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेना या उनको रटवा देना, ये हमारा कभी उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर है बी पार्ट, यानी कि to help the students to understand the quadrilateral from different perspectives। ठीक है, तो आपका आंसर है बी पार्ट, और आपकी आज की आंसर की है ये। अब अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसे आंसर की से देख सकते हैं, बाकी मैं तो आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ही। सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपनी यूपी डेट की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, और परसों अपना पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से करके आइएगा। ओके, सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। बाकी हाँ, फिर से वही कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोग आगे ऐसे ही और वीडियोस ऐसे ही और पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करेंगे, जितनी आप फैमिली को बढ़ाएंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बाकी अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम आपका वेट कर रहा है। थैंक यू।